हेलो मेरे 2 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर आएगा और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 2024 में इंग्लिश का पेपर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब की बार इंग्लिश में 100 में 99 पार, और हम आपको दिलाकर रहेंगे। सिर्फ आपको हमारा साथ देना है, हमारा सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं पूरे पेपर का इस वीडियो में सॉल्यूशन भी कराऊंगा। और जो स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं, कैसे आप लोग अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, आर्टिकल लेटर जो कुछ भी है, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में हम पूरे पेपर को भी जानेंगे। तो 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को देखकर जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो क्लास 12 इंग्लिश, ये आपका पेपर कोड है भैया 316 AB, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क 100 का रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं वो आप सभी को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD, मतलब आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। थर्ड देखो, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और चौथा देखो, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है भैया उसके सामने दिया गया है ये क्वेश्चन इतने नंबर का होगा। अब देखो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। वो कहते हैं सर जी सेक्शन ए में हमसे अनसीन पैसेज हमें दिया जाता है इतना बड़ा सा, ठीक है। देखो अनसीन पैसेज दिया गया, इसके नीचे ABCDE करके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसके लिए हमें 3 3 6 3 9 3 12 3 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैं अगर कहूं तो सबसे इजी टॉपिक हमारे इंग्लिश में यही होता है। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब आपको पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ना है और पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर लिखना है। और क्वेश्चन जो है इसी पैसेज से रिलेटेड रहेगा, जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं सबका आंसर इसी पैसेज में मिलेगा, ठीक है। वैसे इस क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन के साथ देखना है इस क्लास को तो आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश पेपर शुभम लेक्चरर, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आ जाएगा। सॉल्यूशन बोल दीजिएगा, क्लास 12 इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैंने लिखकर आपको बताया है, ठीक। देखो यहां पे इसको पहले हम पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी मीनिंग निकालना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं फिर भी आप आंसर लिखेंगे। अभी देखना, मैं तो हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। देखो, सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट की द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, इज मियरली, वो टू गिव, देना है, नॉलेज, ज्ञान। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, मियरली का मतलब होता है केवल, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, मतलब आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, केवल आप लोग ज्ञान दे रहे हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी देखना आगे, दीज पीपुल, ये लोग, वांट चाहते हैं, स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, टू रीड बुक, की वो किताबें पढ़ें, एंड और डू नथिंग एल्स, और कुछ ना करें, बट लेकिन एड टू डियर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि छात्र किताबें पढ़ें और कुछ ना करें बल्कि अपना ज्ञान बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं होता। देखो, अदर बिलीव्स, और कुछ अन्य लोग जो है विश्वास करते हैं, दैट की नॉलेज, जो ज्ञान है, अलोन, अकेले, इज नॉट इनफ, वो काफी नहीं है। मतलब कुछ लोग का मानना है कि ज्ञान अकेले, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट, सिर्फ दैट की, व्हिच, जो, इनेबल्स, प्रदान करता है ये मैन, एक आदमी को, टू अर्न, अर्जित करना या प्राप्त करना या कमाना, हिज लिविंग, अपनी जीविका, कैन बी कॉल्ड, कहलाती है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा।
ठीक है। केवल वही शिक्षा कहलाती है जो मनुष्य को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। भैया ज्ञानी बहुत बड़े बड़े, आप बहुत ज्ञान हो आपको, ठीक है, उस ज्ञान का आप यूज ना कर सके, उसका यूज कर कर 2-4 पैसे ना कमा सके तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ज्ञान का। वही कहा गया यहां पर कि अदर बिलीव दैट ज्ञान नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, यानी कि कुछ दूसरों का मानना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट व्हिच इनेबल्स ए मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। और शिक्षा वो कहलाती है जो किसी मनुष्य को उसके जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है, वही शिक्षा है जो आपको आपके जो डेली खर्चे हैं उसको, जो भी खर्चा है जीविकोपार्जन है जो आपका, ठीक है, जीविका है उसको चला सके, वही शिक्षा है। ठीक है, देखो आगे। सच पीपुल, ऐसे लोग थिंक सोचते हैं दैट की ब्रेड रोटी इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है देन एनीथिंग एल्स, किसी चीज से भी। तो कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं कि रोटी किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्टिल फिर भी अदर बिलीव्स, कुछ अन्य लोग सोचते हैं दैट की एजुकेशन, शिक्षा शुड एम, उसका जो लक्ष्य है, ठीक है, एम शिक्षा का लक्ष्य जो है सोलेटली एट मेकिंग ए गुड सिटीजन, मतलब एक अच्छा नागरिक बनने का, एंड गुड पैट्रियट्स, और एक अच्छा देशभक्त बनने का। ठीक है, फिर भी अन्य कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनना होना चाहिए। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और ये सभी लोग शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से किसी केवल एक ही उद्देश्य देखते हैं। मतलब शिक्षा का उद्देश्य जो है सिर्फ शिक्षा होने से कुछ नहीं होता। शिक्षा का यूज करके आप अगर कुछ कमाएंगे या उसी का यूज करके आप जॉब पर जाएंगे तभी आपकी जीविकोपार्जन जो चलेगी वही शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, आगे भी है, अभी इसको मैं बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा समझने योग्य है, बाकी सारी चीजें तो याद करना ही आपको है। ठीक है, देखो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, वास्तव में एजुकेशन शिक्षा शुड एम, उसका उद्देश्य जो है होना चाहिए एट 3 थिंग्स टुगेदर, मतलब 3 चीजें। ठीक है, वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए। देखो, इट शुड गिव मैन नॉलेज, इट शुड ये होना चाहिए गिव मैन नॉलेज, लोगों को ज्ञान देना, मेक देम सेल्फ रिलायंट, ठीक है, मतलब सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, एंड और एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब इसे पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए शिक्षा से, उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को 3 तरह यूज करना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु, एजुकेशन शिक्षा शुड नॉट प्रोड्यूस, वो उत्पन्न नहीं करती सिटीजन उन नागरिकों को हु जो व्हाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जो अपने स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, तो दूसरों की स्वतंत्रता नहीं चाहते। ठीक है, मतलब छीन लेते हैं, टेक अवे का मतलब छीन लेना। ठीक है, तो शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए जो अपनी आजादी को पसंद करते हैं, सोचते हैं कि मैं सिर्फ आजाद रहूं, ठीक है, बाकी कोई गुलाम रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको हम स्वार्थी बोलते हैं, लेकिन दूसरों की आजादी छीन लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट शुड प्रोड्यूस मैन, इसे ऐसे, शिक्षा को ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करना चाहिए हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करें, बट लेकिन हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, जो दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, बल्कि शिक्षा को ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए शिक्षा से जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसके आंसर में भी कुछ खास नहीं है, जैसा मैंने क्वेश्चन बताया, जैसा मैंने अभी आपको बताया है वैसे ही आपको आंसर भी लिखना है। देखो ए वाला, ए है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए भैया। तो मैंने क्या कहा था आपको, देखो यहां पे मैंने बताया था शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग टुगेदर। देखो, इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर। भैया मीनिंग नहीं पता है फिर भी आप इसी को लिख देंगे, नंबर आपको दे दिया जाएगा। मतलब इट शुड गिव मैन नॉलेज, इसका उद्देश्य लोगों को ज्ञान देना होना चाहिए, मेक देम सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में समर्थ बनाना चाहिए। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यही लिख दोगे हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी गिव नॉलेज, मेक स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट एंड इनेबल देम टू सर्व अदर्स। ऐसे आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो, नहीं किए हैं फिर भी आप ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट व्हाई। मतलब ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, रोटी किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। ठीक है, इफ यू डोंट, इफ नॉट, अगर नहीं तो क्यों।
क्यों नहीं सहमत है? ठीक है, तो देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, मैंने अभी बताया था, ये देखो, सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, फिर इसके आगे लिख दो, स्टिल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोलेटली मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसी में से ढूंढ ढूंढ के लिख देना है। ठीक है, सी वाला देखो, व्हाट टाइप ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। ठीक है, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, शिक्षा द्वारा किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि शिक्षा द्वारा किस प्रकार के लोगों को पैदा करना चाहिए, तो इसमें लिखा है। ठीक है, ये देखिए, इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री। यही लिख दो, काम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या यहां से भी लिख सकते हो, एजुकेशन शुड नॉट, सॉरी ये तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, डी वाला देखो, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। भैया यहां से यहां तक आपको अंडरलाइन पोर्शन जो है इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, मतलब हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, जो अपने देश से प्रेम करे और दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से लिख देना है कि जो ये वाक्यांश है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए जिनमें देशभक्ति की भावना हो और अपने देश के प्रति प्रेम हो। ठीक है, मतलब इसी को थोड़ा चेंज करके लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। 3-3 नंबर लेना है भैया, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और ये इंग्लिश है, जो इसमें अनसीन पैसेज होता है, इस पर ज्यादातर आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, ई वाला देखो, ये वोकेबुलरी रहेगी। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंडिपेंडेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंडिपेंडेंस है बताइए? मतलब इंडिपेंडेंस का सिनोनिम्स कहां है? देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो भैया फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। ये देखो, यही है, इसी को लाके उठा के लिख दो यहां पे। ठीक है, बस हो गया। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन एम, इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एम है? तो देखो यहीं कहीं पे दिया होगा, पर्पस हमने पढ़ा था कहीं, देखो ये पर्पस का मतलब भी होता है लक्ष्य, और एम का मतलब भी होता है लक्ष्य। भैया दोनों सेम ही है, ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है, थर्ड वाला, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव का नाउन फॉर्म आप लिखिए भैया, तो बिलीव का नाउन फॉर्म होता है बिलीव। ठीक है, बिलीव का मतलब क्या होता है बताइए? बिलीव का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, तो ये जो बिलीफ होगा इसका मतलब भी विश्वास होगा, ये नाउन फॉर्म है। तो आपको करना क्या होता है, देखिए मैंने आपको अनसीन पैसेज पहले ही बता दिया, अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर लिखना है, सब कुछ मैंने बताया है। इंग्लिश की कॉपी लिखना भी मैंने बताया है, पूरे इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है, वहां से आप जाकर आइडिया ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस से आप समझ सकें पेपर हमारा कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी पेपर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, क्या होगा, तो उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेक्शन ए हमारा हो गया, 15 नंबर का सिर्फ अनसीन पैसेज रहेगा। सेक्शन बी पे हम लोग आएंगे। इसको देखिए, इसमें क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सेक्शन बी राइटिंग है, 20 नंबर का रहेगा, इसमें 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आप इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखो भैया, जिस टॉपिक पर आप चाहें। देखो, ए वाला है द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो किताब जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद है आपको, ठीक है, उस पर लिख सकते हैं। बी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व। सी, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। तीनों में से जिस टॉपिक पर आप चाहे उस पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, हेल्थ इज वेल्थ पर आप आर्टिकल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया है टॉप 3 आर्टिकल्स, मैंने आपको बताया, सर्च करो यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखो, मैंने आपको हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल बताया है, और भी 2 आर्टिकल्स, मैंने 3-4 आर्टिकल्स आपको बताए हैं। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ पर शायद बताया, अर्ली राइजिंग पर बताया है। ठीक है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, आप समझ सकते हैं कि आपकी भविष्य में क्या प्लान है। ठीक है, क्या आप बनना चाहते हैं, उस पर आप आर्टिकल समझ सकते हैं। ठीक है, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, उसके बारे में शायद मैंने बताया है। ठीक है, टेररिज्म पर मैंने आर्टिकल बताया, तो जाकर देखो क्या कर रहे हो, सबको समझो, हिंदी मीनिंग के साथ समझाए, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन फ्री रहो। तीसरा देखो, ये है लेटर, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करते हुए, टू हिम, उसे, द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी कि महत्व ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर का, एंड और बैलेंस, संतुलित रखने का, डाइट, अपने डाइट को, फॉर कीपिंग गुड हेल्थ,
हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य रखने का। तो अपने छोटे भाई को समझाते हुए पत्र लिखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर और संतुलित आहार का महत्व कितना ज्यादा है, ठीक है, हेल्थ के लिए। और लगा है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला अधिकारी को कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन, मतलब आप पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब बार बार बिजली गुल होने के लिए आपको, मतलब अपने क्षेत्र में बार बार लंबे समय से विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना है। तो लेटर मैंने आपको बताया टॉप 3 लेटर्स, मैं यहां पे क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये लेटर्स मैं आपको करा चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चर लगा दोगी, आपको क्लास मिल जाएगा फटाफट। सेक्शन सी पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्रामर है भैया 25 नंबर का आता है। सबसे पहले 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके हम सबको देखेंगे, टेंशन मत लो स्टूडेंट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको सही ऑप्शन चूज करना। देखो ए वाला क्वेश्चन है, ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ये पर्सन एक व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व पर, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एथीस्ट बोलते हैं। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। देखो यहां पे ईगोटिस्ट है, ईगोटिस्ट का मतलब अहंकारी होता है, ठीक है। सेकंड है अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी होता है। थर्ड है एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और चौथा है एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। तो भैया उसको एथीस्ट बोलेंगे जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, जिसको लगता है ईश्वर है ही नहीं, वो ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं एथीस्ट, ठीक है। बी देखो द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, भैया ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, मतलब होल्ड गुड जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट देखो हैप्पी, हैप्पी का मतलब तो खुश होता है, ठीक है। सेकंड थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। थर्ड है इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। और फोर्थ है होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशावान। तो इसका इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, होपफुल जो आपका है, ठीक है। होल्ड गुड का जो मतलब होता है वो इफेक्टिव होता है, प्रभावी, ठीक है। सी देखो द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का सिनोनिम्स क्या होगा, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या नियत जिसको बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट है डिफीट, डिफीट का मतलब हार। सेकंड है फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य। थर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत। और फोर्थ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है। तो भैया फॉर्च्यून होगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। तो डेस्टिनी का मतलब भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य ही होगा, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। डी नंबर नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है, किस वर्ड में गलती है। तो नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम, इसमें गलती कहां है भैया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड होगा। देखो व्हेन, यहां पे व्हेन नहीं रहेगा भैया, देन रहेगा, देन, THEN, ठीक है। नो सूनर हैड ही कम हियर देन हिज फादर टॉक टू हिम, ये व्हेन नहीं रहेगा, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। ई देखो द एंटोनिम्स ऑफ पैट्रियटिज, पैट्रियट का एंटोनिम क्या होगा, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, फर्स्ट है ब्रेव, ब्रेव का मतलब तो बहादुर होता है। सेकंड है कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है डरपोक या कायर। थर्ड है ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। फोर्थ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो नाम से स्पष्ट है भैया, ट्रेटर, गद्दार। देखो विलोम शब्द, आपसे विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं। तो पैट्रियट का मतलब देशभक्त और ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार जिसको हम लोग बोलते हैं, यही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तो ग्रामर शुरू हुआ है, अभी 10 नंबर का हमने देखा है, अभी 15 नंबर का हम समझेंगे। और टेंशन मत लो स्टूडेंट, सब कुछ हम समझेंगे। देखो फर्स्ट है 5वें का, ये चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का रहेगा। आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ठीक है। क्या कहा, लेट अस हैव सम म्यूजिक, आओ कुछ संगीत बजाएं, ठीक है। तो ये आपको, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको दोनों में से एक ही करना है, मैं दोनों बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना जो चीजें मैं बता रहा हूं। देखो
पांचवे का ए का फर्स्ट हम ऐसे बनाएंगे, देखो ऊपर था सी सैड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, तो देखो उसने हमसे कहा आओ कुछ संगीत बजाएं। तो देखो ये कौन सा सेंटेंस है बताइए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हुआ है, तो अगर लेट अस से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा भैया तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सी लिखेंगे, सैड टू के स्थान पर हम सजेस्टेड लिखेंगे, क्योंकि यहां पे सजेस्ट किया जा रहा है तो हम सजेस्टेड लिख दिए, अस आपका आसी रहेगा, बीच में हम दैट लगाएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर इंपरेटिव में दैट कहां लगेगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू होता है तो हम बीच में दैट लगाते हैं, और लेट अस को हटाकर बी शुड या दे शुड लगाते हैं, तो यहां पे बी शुड लगा देंगे, हैव ही रहेगा, सम म्यूजिक बस बन गया, ये आपका इनडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट अस से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बीच में कंजक्शन दैट लगाएंगे और बी शुड या दे शुड का हम यूज करेंगे। अब दूसरा देखो, इसको ध्यान से समझना, दूसरा वाला, फादर सैड टू हिज सन एंग्रली, मतलब पिताजी ने अपने बेटे से गुस्से से कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया है, लीव द रूम एट वंस, तुरंत कमरे से बाहर जाओ, एंड डू नॉट कम हियर अगैन, और दोबारा यहां मत आना। अब यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, कभी कभी दे दिए जाते हैं, ये मॉडल पेपर है भैया। देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता है, जो ऊपर दिया गया उतना ही बड़ा आएगा, वैसे दो रहेगा, एक ही करना होगा, बट आ गया है तो हम इसको करेंगे। देखो यहां पे व्हाई लगा है, इंट्रोगेटिव भी है, और लीव द रूम एट वंस, देखो आदेश दिया जा रहा है तो यहां पे आपका इंपरेटिव भी है, तो इसको पहले क्या करेंगे, देखो तो पहले हम इस इंपरेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे सैड टू के स्थान पर। देखो यहां पे स्कोल्ड कर रहे हैं, पिताजी डांट रहे हैं, ठीक है, तो फादर स्कोल्डेड लिखेंगे, देखो फादर स्कोल्डेड, ठीक है, हिम लगा देंगे, चाहे आप हिज सन लिखें चाहे हिम लिख दें, ठीक है, इस एंग्रली हो गया। ठीक है, अब आपके दो दो रिपोर्टेड स्पीच है, समझ लीजिए, एक ही, तो यहां पे एंड लगाएंगे, और जो आपका इंट्रोगेटिव है इसके लिए क्या लगाते हैं, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, तो इसको भी लिख देंगे। पहले हम सैड टू के स्थान पर स्कोल्डेड लिखेंगे, क्योंकि यहां पे लीव द रूम एट वंस लिखा है, डाटा जा रहा है, तो हमने सैड टू के स्थान पर स्कोल्डेड लिखा, हिम एंग्रली एंड आस्क्ड भी लिखेंगे। अब इसको पहले बनाएंगे, आस्क्ड लिखा है तो पहले व्हाई वाला बनाएंगे, तो व्हाई मैंने लिख दिया। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड, देखिए हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो यू बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये हिज सन से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, सन है भैया, तो इनके लिए ही का यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे व्हाई ही, अब हैव बदल जाएगा हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बदला है, तो हैड डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा फादर से, फादर के लिए हम हिम का यूज करेंगे, तो डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप, देखो माई के जगह पर माई भी फादर से बदलेगा, तो इन हिज स्लीप हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया। देखो इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं अगर आ गया है तो। फिर देखो अब क्या करना है, ही इंस्ट्रक्टेड हिम, उन्होंने निर्देश भी दिया। ठीक है, टू लीव, अब ये वाला आप लिख दो, टू लगाकर लीव द रूम एट वंस लिख दो, टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू कम बैक अगेन, ऐसे लिख दो, बस हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट में बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ये नहीं आया होगा, तो ऐसे इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले तो ये ध्यान देना, डरना बिल्कुल मत कि सर जी ने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया कहीं आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी हो गया एक आध साल में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सिंथेसिस की ओर। देखो बी वाला हमारा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर का आएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, करना एक ही होगा। देखो जैसे फर्स्ट है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ए सेफ, यानी कि मेरी माता जी अपने गहने एक तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है। इसको आपको क्या करना है भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब सिंथेसिस होता क्या है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, उसका मीनिंग ना बदले। तो देखो यहां पे 2 सेंटेंस हमारे हैं, माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ए सेफ, मेरी माताजी अपने गहने की तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है। इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, देखो ऐसे बदलेंगे, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, इन व्हिच, जिसमें, देखो इन व्हिच मैंने लगा दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदल गया, इन व्हिच माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, मेरी माताजी अपने गहने रखती हैं, तो ये वही तिजोरी है जिसमें मेरी माताजी अपनी गहने रखती हैं। और ऊपर क्या था, मेरी माताजी इसी तिजोरी में एक तिजोरी में अपने गहने रखती हैं, ये वही तिजोरी है। वही मैंने यहां पे पहले दिस इज द सेफ लिख दिया है, बीच में इन व्हिच लगा दिया, ये कॉम्प्लेक्स में बदल गया, बस इतना ही करना है, मीनिंग ना बदले। ठीक है, दूसरा देखो, ये वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे,
यानी कि ये वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत हष्ट पुष्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति मेरे पास आया कल, ठीक है, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति कल मेरे पास आया। ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। इसको भी कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कैसे बदलोगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ये वेरी हेल्दी मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, एक बहुत स्वस्थ आदमी जो कल मेरे पास आया वो अंधा था। ऐसे आपको लिख देना है, ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदला जा चुका है, बस हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें आपको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। देखो क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार इसको ट्रांसफॉर्म करना है। देखो फर्स्ट है, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, यानी कि उन्हें प्रिंसिपल द्वारा विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि देखो ही के साथ वाज लगा है अपॉइंटेड। अब यहां पे सोचो क्या होगा, देखो भैया यहां पे जो ही है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट रहता है, जो प्रिंसिपल है ये सब्जेक्ट है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये आपका कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज लगता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, ठीक है। अब फिर किसको अपॉइंट किया, हिम, ये आपका ही जो ऑब्जेक्ट है ये हिम के रूप में था, हिम एज साइंस टीचर, ऐसे लिख देंगे। तो देखो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में बदलोगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, देखो वही सेम प्रोसेस आएगा। देखो उसने द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, यानी कि प्रिंसिपल ने उन्हें साइंस के टीचर के रूप में अपॉइंटेड किया, ठीक है। तो यहाँ पे किसको, उसे, तो हिम ऑब्जेक्ट है, ये ही में बदल जाएगा तो आपका यही पैसिव वॉइस आएगा, ठीक है। ऐसे देखो दूसरा है सी इज टू फैट टू रन, यानी कि वो दौड़ने के लिए बहुत मोटी है, ठीक है, मतलब क्या है, वो दौड़ने के लिए बहुत मोटी है। इसमें आपको इनटू निगेटिव में बदलना है, ये जो निगेटिव लिखा है ये ऐसे भी आ सकता है, रिमूव टू भी दिया जा सकता है, TW वाले टू को रिमूव करो, ठीक है, ऐसा भी दिया जा सकता है, या निगेटिव। तो इसको ऐसे बदलते हैं, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव में बदल गया। अगर रिमूव टू कहा जाता है तब भी आप इसी तरह इसको चेंज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये सिंटैक्स है। देखो डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करो। जैसे फर्स्ट है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ये किंग। अब यहां पे ध्यान देना है, यानी कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई राजा हूं, ठीक है। यहां पे गलती क्या है, देखो इसको ऐसे लिखना है, ही ट्रीटेड मी इफ आई वियर ये किंग, मानो वाला जो आ जाता है मानो मैं राजा होता, ठीक है। तो यहां पे आई के साथ वियर लगेगा, तो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वियर ये किंग, वाज की जगह पर वियर कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ये आपका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस में गलती है उसको सही करना होता है। दूसरा देखो, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, इसमें गलती क्या है, तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट आप लगेगा, टू नहीं लगेगा भैया, इंडिया इज कॉन्फिडेंट आप बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, अब ये सही है, ठीक है। बस यही सिंटैक्स होता है। ऐसे देखो ई वाला हमारा क्या है, इसको भी ध्यान से समझना। ई वाला बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। भैया दो आपको, जैसे देखो कैनवास दिया गया, कैनवास दिया गया, दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, सिर्फ एक एस का अंतर है। अब इसको आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाना है कि भैया ये दोनों अलग अलग है, मीनिंग इनका अलग अलग है। ऐसे कैरियर कैरियर दोनों में से एक ही करना है। तो जैसे हम कैनवास को कर रहे हैं, देखो ये कैनवास ऐसे लिखेंगे, फिर इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। देखो कैनवास, इस कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना। तो देखो कैनवासिंग इज इसेंशियल फॉर विनिंग द इलेक्शन, यानी कि कैनवासिंग वोट मांगना इज इसेंशियल आवश्यक है, फॉर विनिंग जीतने के लिए, द इलेक्शन चुनाव। तो भैया वोट मांगना चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है। तो देखो कैनवास मैंने यहां पे यूज कर दिया, सिर्फ आईएनजी लगा है बस। इस कैनवास का मतलब होता है जो कंपनी होती है कैनवास। तो देखो आई ऑलवेज, मैं हमेशा यूज करता हूं कैनवास शूज फॉर वॉकिंग, टहलने के लिए। तो मैं घूमने के लिए हमेशा कैनवास शूज का यूज करता हूं, बस हो गया। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। तो यही आपको सेंटेंस में यूज करके दोनों में डिफरेंस को दिखाना होता है, बस हो गया, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक होता है, 20 नंबर हमारा ग्रामर में हो गया, 5 नंबर का ये भैया आएंगे। इसमें क्या होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना होगा। देखो ध्यान से समझना, जैसे आपका है
समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। देखो ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये जो है वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर लेगा जिसको टेंसेज पता होंगे, कौन सा टेंस है ये, किस प्रकार से चेंज होगा, वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको कर सकता है क्योंकि बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोग भैया थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन सी भी हो गया। अब आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर पे, ठीक है। सेक्शन सी हमारा ग्रामर फिनिश हुआ। सेक्शन डी लिटरेचर पूरे 40 नंबर का आता है। पूरे नंबरिंग का 40% तो सेक्शन डी ही है। देखो इसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन रहेंगे। प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग रहेगा, 15 नंबर हो गया। पोएट्री में एक स्टैंजा और एक सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा, 10 नंबर उसके लिए, 6 नंबर स्टैंजा और 4 नंबर सेंट्रल आइडिया। सप्लीमेंट्री में भी 2 शॉर्ट एक लॉन्ग, 15 नंबर। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रोज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो ए वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ व्हेन जब चर्च क्लॉक चर्च में बजी स्ट्रक 12 12। तो क्या चर्च में जब चर्च में घड़ी में चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ, ठीक है। ये हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। और लगाए नहीं पता तो दूसरा करो, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। यानी कि जो सीमापुरी के निवासी हैं, ठीक है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट निवासी आप सीमापुरी के डू करते थे फॉर देयर सर्वाइवल अपनी जीविका के लिए। तो सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए अपनी जीविका के लिए क्या करते थे, बस हो गया। दोनों में से जो आपको पता है करो, 4 नंबर ले जाओ, ठीक है। 40 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। बी देखो ऐसे ये भी है, बी है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे और लगा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हुआ है। देखो व्हाट डिड ही फाइंड, ना सॉरी ये आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है। व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, यानी कि उसने वहां क्या पाया और भविष्य की कार्रवाई के लिए उसने क्या योजना बनाई। मतलब हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहां क्या पाया, एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, और उन्होंने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई। नहीं पता तो अगला और लगा है। देखो दूसरा नहीं, ये भी इसी का होगा। देखो दूसरा है व्हाट थॉट बियर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सूफी व्हाइल रिटर्निंग टुवर्ड्स होम फ्रॉम द मीटिंग प्लेस, ठीक है। व्हाट डिड शी फील ऑन द वे, यानी कि व्हाट थॉट क्या विचार, ठीक है, क्या विचार, बियर फ्लोटिंग यानी कि घूम रहे थे, इन द माइंड दिमाग में, आप सोफी के व्हाइल जब रिटर्निंग वो आ रही थी टुवर्ड होम घर की तरफ, फ्रॉम द मीटिंग प्लेस से होकर, ठीक है। तो सभा स्थल, मीटिंग प्लेस को हम सभा स्थल हिंदी में बोल सकते हैं। तो मीटिंग स्थल से घर की ओर लौटते समय सोफी के मन में क्या विचार घूम रहे थे। व्हाट डिड शी फील ऑन द वे, रास्ते में उसे क्या महसूस हुआ, ठीक है। दोनों में से आप एक कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 हो गया, एक लॉन्ग रहेगा 8वां। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। 7 नंबर का ये पूरे का पूरा रहेगा। देखो ए है हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। यानी कि भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा कैसे जीती गई। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, यानी कि गांधी जी और अन्य लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करो। मतलब हमारे देश में भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे जीती गई थी और गांधी जी एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए संघर्ष को आपको बताना। नहीं पता तो बी है व्हाट हैंडकैप स्टेड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। यानी कि कौन सी बाधा डगलस के साथ लंबे समय तक रही। देखो हैंडीकैप का मतलब होता है बाधा, स्टेड का मतलब रहना रुकना, ठीक है। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ, और उन्होंने इसे जीवन से दूर करने के लिए क्या किया, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करें, 7 नंबर ले जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होगा। मैंने बताया कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के आपको शॉर्ट लॉन्ग बिल्कुल से पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि वार्षिक है तो पीछे के चैप्टर्स में ही आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी आता है, ठीक है। 9 नंबर देखो पोएट्री पे हम लोग आ गए। पोएट्री में देखो स्टैंजा है। देखो
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रेक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर देखो। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेटर विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई शेड वाज सी यू शू नमा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल स्माइल। ठीक है, ये माई मदर एट 66 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया भैया। इसका हिंदी मीनिंग पता है तो इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी, 2-2 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। अगर हिंदी मीनिंग पता है बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं पता है फिर भी आपको लिखना है किसी तरह। देखो ए, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड। ठीक है, मतलब यहां पे जो कवित्री हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। पूछा जा रहा है कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड। ठीक है, कवि की मां की तुलना किस प्रकार की गई। बी है व्हाट डिड द पोएट्स फील, कवित्री को क्या महसूस हुआ। सी है व्हाट डिड द पोएट्स डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी कि कवित्री ने विदाई के समय क्या किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये जो चैप्टर है इसका अगर आपने हिंदी मीनिंग पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, ट्राई। 10 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो फिक्स होता है भैया। हिंदी में तो बहुत सारे हमारे फिक्स थे, लेकिन इंग्लिश में ये टॉपिक फिक्स होता है। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, जो 3 सेंट्रल आइडिया है यहाँ पे, यही 3 अगर पढ़ लो, यकीन मानो लिख कर ले लो, 100% इसी 3 में से आएगा। ठीक है, जरूर आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन रहेंगे, करना एक होगा। अब ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तीनों को मैंने एक क्लास में इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। सर्च करोगे यूट्यूब पर तुरंत आएगा, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो। ठीक है, कंप्लीट 4 नंबर का आता है पूरे, ये फिक्स होता है एकदम नंबर। इसके बाद फिर सप्लीमेंट्री पे आते हैं, 8 नंबर पहले रहेगा, वही प्रोज की तरह। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। देखो, ए है हु वाज द विजार्ड। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छे से, जादूगर कौन था। व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, उसका इस कहानी में क्या भूमिका है। और लगाए नहीं पता, दूसरा करो। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी में जो ज्योतिषी है उनका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, इसको बताना भैया। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा जी की जो मृत्यु है वो बाघ के कारण हो जाएगी। ठीक है, बी देखो, नहीं पता है, दोनों में से एक ही करना है। हु वाज द पेल फेस वोमन, यानी कि पीले मुंह वाली, पीले चेहरे वाली महिला कौन थी। व्हाट वाज सी डूइंग, वो क्या कर रही थी, ये पता है, करो नहीं तो और लगा है। व्हाई वाज द स्मॉल वेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि छोटी छोटी क्यों फंसी थी और फिर उन्होंने क्या किया। ठीक है, छोटी छोटी घंटी क्यों फंसी थी और उन्होंने क्या किया, बस हो गया। 12 नंबर देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए देखो, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी कि चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल का वर्णन करो। What did he do to make sure that he was in 1894? उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए क्या किया कि वे 1894 में थे। Why did he want to buy tickets? वो टिकट क्यों खरीदना चाहते थे। देखो, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ गया, इसी को लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से आपको करना है। ठीक है, बी वाला देखो, दोनों में से एक ही करना है। What was O of the महाराजा, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी। ओ का मतलब प्रतिज्ञा। How did he fulfill it? हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। एंड और व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्होंने किन खतरों का सामना किया, इसको आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर आपका फिनिश हुआ। हमने आपको बताया जो आपका सेक्शन ए है, आपका पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए 15 नंबर का आएगा, सेक्शन बी 20 नंबर का आएगा, सेक्शन सी 25 नंबर का आएगा, सेक्शन डी 40 नंबर का आएगा। टोटल 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा, मैंने समझा दिया। ठीक है, पूरा पेपर। और इसका सॉल्यूशन चाहिए भैया, सर्च कर लो यूट्यूब पर, क्लास 12 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर शुभम लेक्चर और सॉल्यूशन, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी। ठीक है, ऐसे क्लासेस बार बार नहीं मिलते, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।